नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश पीएससी मेंस की सीरीज़ जो मैंने शुरुआत की है, उसी कड़ी में जो है अब हम बात करने वाले हैं विंध्याचल या बघेलखंड पठार की। इसके पहले हमने पढ़ा मालवा का पठार, नर्मदा सोन घाटी, और हमने पढ़ा मालवा पठार की विशेषताएं, साथ ही साथ उसका आर्थिक महत्व क्या है। हमने इसके बारे में भी, आर्थिक महत्व के बारे में भी हमने पढ़ा। अब इसमें जो है देखते हैं कौन सी चीज़ का है। दोस्तों, आप लोग जो है मध्य प्रदेश के जो मैप है उसको निरंतर जो है बीच बीच में जो है, मैं तो कहता हूँ एक बार रोज़ देखना चाहिए, जिससे क्या होता है पता चलता रहता है कौन सा स्टेट या कौन से ज़िले किस ज़िले से या किस स्टेट से अपनी सीमा साझा करते हैं। जैसे यहाँ पे देखते हैं, इधर छत्तीसगढ़ है, यूपी है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, ये महाराष्ट्र है। तो ये जो है पता चलता रहता है बालाघाट किससे टच हो रहा है, छिंदवाड़ा किससे। गुजरात में 2 ज़िले मिलते हैं, यहाँ पर मुरैना है, यहाँ श्योपुर है। ये कभी भी पूछ लेते हैं, प्री में पूछा भी गया है, काफ़ी बार पूछा गया है। तो इस दृष्टि से जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए जो है देखते रहना चाहिए। और मैप से तो असली मतलब भौगोलिक चीज़ें तो आसानी से क्लियर होती ही हैं। चलिए इसी कड़ी में हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मध्य भारत का पठारी क्षेत्र कहलाता है। ये मालवा का, ये सोन घाटी का, ये रीवा पन्ना का पठार है। ठीक है, ये रीवा पन्ना का पठार है, ये बुंदेलखंड का पठार है, और ये सतपुड़ा मैकल श्रेणी, नर्मदा सोन घाटी, और ये बघेलखंड का। हम लोग ये बघेलखंड का पठार पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बघेलखंड पठार कहाँ अवस्थित है? बघेलखंड पठार के उत्तर में रीवा पन्ना का पठार और दक्षिण में सतपुड़ा मैकाल श्रेणी है। ठीक है, ये है, या पश्चिम में नर्मदा सोन घाटी अवस्थित है। यानी ये है कहाँ? ये इसके दक्षिण में और इसके पश्चिम में है। ठीक है, इसके दक्षिण में, इसके पश्चिम में, यानी रीवा पन्ना पठार के दक्षिण में, नर्मदा सोन घाटी के पूर्व में, या इसके पश्चिम में। अब यह पठार गोंडवाना शैल चट्टानों से निर्मित है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है बघेलखंड का पठार निर्मित है किससे? दक्कन ट्रैप से या नीस से, इस टाइप के। ठीक है, इस टाइप की चीज़ें पूछी जाती है। ठीक है, या आर्कियन युग की चट्टानों से या नीस की चट्टानों से। तो हमें बताना है ये गोंडवाना शैल चट्टानों से निर्मित है। इंपॉर्टेंट है, ये प्री की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। निर्मित है। बघेलखंड का पठार जो है सोन एवं महानदी के जल विभावक के रूप में काम करता है। जल विभावक क्या होता है? क्या बोलते हैं इसको? डिवाइडेंट, जल द्विभाजक, यानी बंटवारा बोलते हैं। जल का बंटवारा होता है। बंटवारा इन द सेंस कि जैसे आप ऐसे समझिए कि ये कोई पठार है या ये कोई चीज़ है, घाटी है। ठीक है, तो ये जो क्या डिसाइड करता है कि इधर ये दूसरी नदी बह रही है, इधर दूसरी, यानी ये बीच में है, विभाजक का काम कर रहा है। ठीक है, ये जल द्विभाजक है के रूप में है। यहाँ बहुत सारी नदियाँ, जैसे नर्मदा, सोन, टोंस, जोहिला, बीहड़ आदि नदियाँ जो है यहाँ से प्रवाहित होती है। ठीक है, ये छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया। अब इसके बाद जो है हम इसमें बात करते हैं आगे। तो बेसिकली इसमें सोन, टोंस, जोहिला, बीहड़ ये नदियाँ जो है यहाँ पर प्रवाहित होती है। ठीक है, जो सोन है इसकी सहायक नदी जोहिला है। ठीक, और जो नर्मदा है, नर्मदा भी प्रवाहित होती है थोड़े से क्षेत्र में, है ना। तो ये यहाँ पे प्रमुख नदियाँ हैं। इसके बाद हम इसकी विशेषताओं पर हम लोग नज़र डालते हैं। विशेषताएं, जैसा कि मैंने पिछले मालवा में या नर्मदा सोन घाटी में बताया था, विशेषताएं भी उसी बिंदुवार पे होगी, यानी जलवायु, मृदा, वन, कृषि, खनिज, उद्योग और जनसंख्या। इसके हिसाब से हम विशेषताएं बताएंगे। विशेषताएं ज़्यादा 2-2, 3-3 लाइन पे हम लोग विशेषताएं इसकी ख़त्म करेंगे, खासकर 2-2 लाइन पर। ठीक, तो सबसे पहले जो जलवायु है, यहाँ की जलवायु मानसूनी प्रकार की जलवायु है। मानसूनी प्रकार की जलवायु क्या मतलब होता है बताइए, आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा मानसूनी जलवायु क्या होती है। ठीक है, इसके शब्द में ही जुड़ा हुआ है इसका उत्तर। तो यहाँ पर गर्मियों में बहुत गर्मी पड़ती है और सर्दियों में बहुत ठंड पड़ती है। ठीक है, क्या होता है, सर्दियों में बहुत सर्दी, गर्मियों में बहुत गर्मी पड़ती है। और यहाँ पर जो है एक
औसत जो वर्षा होती है वो 100 सेंटीमीटर होती है, और 100 सेंटीमीटर औसत है। सोचिए इससे अधिक ही वर्षा यहाँ पर होती होगी, तो होती है, यहाँ से अधिक वर्षा होती है। ठीक है, तो जलवायु सबसे पहले जो हमने विशेषताएं देखी, जलवायु देखी। जलवायु में क्या किया हमने, मानसूनी प्रकार की जलवायु होती है, अर्थात गर्मियों में बहुत अधिक गर्मी और सर्दियों में बहुत अधिक सर्दी होती है। वर्षा जो है 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं मिट्टी और वनस्पति। तो जो मृदा है, यहाँ की मृदा जो है लाल और पीली मृदा पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर वनों की सघनता है, यहाँ 50% वन आच्छादित है। वनों की सघनता है क्योंकि यहाँ पर मानसून जलवायु पाई जाती है। और आप देखेंगे कि मंडला बालाघाट में इस क्षेत्र में वन पाए भी बहुत जाते हैं, ये वही क्षेत्र आता है। तो यहाँ पर जो है 50% वन आच्छादित हैं, यहाँ बहुत वन पाए जाते हैं क्योंकि वर्षा अच्छी खासी होती है। मृदा पाई जाती है, लाल पीली मृदा पाई जाती है। कृषि व खनिज की दृष्टि से यहाँ घाटियों के मैदानी क्षेत्रों में कृषि की जाती है। कहाँ की जाती है, यहाँ पर क्षेत्र में घाटियों के मैदानी क्षेत्रों में कृषि की जाती है। यहाँ पर मुख्यतः क्या उगाया जाता है, यहाँ इस क्षेत्र में चावल उगाया जाता है। ठीक है, चावल उगाया जाता है, और चावल साथ साथ यहाँ खेती के लिए बहुत प्रसिद्ध, सिंचाई के लिए यहाँ तालाबों से सिंचाई की जाती है। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, चावल बहुत उगाया जाता है, और साथ ही साथ यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो है तालाबों से सिंचाई की जाती है। खनिज की दृष्टि से ये अत्यधिक संपन्न है, बहुत संपन्न है। यहाँ सिंगरौली कोयला क्षेत्र जो है, अनूपपुर में बक्साइट, लोहा, चूना पत्थर, फायर क्ले। ठीक है, इस अनूपपुर में बक्साइट पाया जाता है। इसके अलावा लोहा, चूना पत्थर, ये सब जो है ये इस क्षेत्र में पाए जाते हैं, लेकिन कोयला की अधिकता है यहाँ पे। ठीक है, सिंगरौली, सुहागपुर, शहडोल भी इस क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो वहाँ पर जो है सिंगरौली, सुहागपुर, शहडोल में, ठीक है, तो यहाँ पर जो है खनिज की अधिकता है, खनिज से संपन्न है ये क्षेत्र। ठीक है, तो कृषि की बात कर ली है, मैदानी क्षेत्रों में, घाटियों के मैदानी क्षेत्रों में कृषि की जाती है। चावल हो गया, चावल विशेष तौर पर ये उगाया जाता है। आप लिख सकते हैं कि चावल जो है, चावल विशेष तौर पर उगाया जाता है, उगाया जाता है। ठीक है, खनिज की दृष्टि से ये संपन्न है। यहाँ पर जो है खनिज में क्या क्या, कोयला, बॉक्साइट, लोहा, चूना पत्थर, फायर क्ले आदि यहाँ पर आसानी से उपलब्ध रहते हैं। इसके बाद जो है हम बात करते हैं उद्योग और जनसंख्या की। तो यहाँ जो मुख्यतः उद्योग है, यहाँ पर कोल माइंस है भाई, क्योंकि यहाँ पर जितने खनिज पाए जा रहे हैं सब खनन वाले पाए जा रहे हैं, तो यहाँ पे उद्योग भी कैसे होंगे, मतलब माइंस वाले पाए जाएंगे, उत्खनन उद्योग पाए जाएंगे। यहाँ पे कोल माइंस है, लाख बनाने कारखाना है। कहाँ है लाख बनाने का कारखाना, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, इसके बाद बिजली घर यहाँ पे है। ठीक है, कागज़ बनाने कारखाना है, और लकड़ी चीरने का कारखाना भी है। ठीक है, तो इस टाइप की चीज़ें जो है यहाँ पर उद्योग पाए गए हैं। कौन कौन से, मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, कोल माइंस है, लाख बनाने का कारखाना है। ठीक है, उमरिया जिले में है लाख बनाने का कारखाना, चलिए मैं बता देता हूँ। ठीक है, कागज़ उद्योग है, कहाँ, अमलाई में। बिजली घर हैं बहुत सारे, कौन कौन से बिजली घर हैं यहाँ पर बिनसिंहपुर है। ठीक है, और इसके अलावा भी और हैं, अमरकंटक है, और यहाँ लकड़ी चीरने कारखाना है, कागज़ बनाने कारखाना है। तो यहाँ पर इस तरह से जो है ये ऐसे उद्योग हैं। इसके अलावा यहाँ की जो जनसंख्या ग्रामीण अंचलों में रहती है, निवास करती है। यहाँ पर ग्रामीण परिप्रेक्ष्य आपको बहुत दिख जाएगा। और यहाँ पर क्योंकि वनस्पति ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर जो है लोग यहाँ पर पशुपालन करते हैं, और साथ साथ क्या वनस्पति एकत्र करते हैं। जो जड़ी बूटियाँ वाली चीज़ें होती हैं इस क्षेत्र में ये एकत्र की जाती है। ठीक है, तो इस तरह से जो है यहाँ वनस्पति एकत्र किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये बघेलखंड का पठार या विंध्याचल जो है ये कंप्लीट होता है। अब इसमें आप बहुत ही आसानी से, बहुत पहले बताया मैंने, बहुत आसान शब्दों में इसको बताया गया है। ज़्यादा लिखना नहीं है, लिखना उतना है जितना हमको ज़रूरत है। अब ये इतना पर्याप्त है। आप किताबों में देखेंगे तो भर भर के लिखा हुआ है, और पढ़ सकते हैं, पढ़ने में मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ, आप बिल्कुल पढ़िए, पर इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिए कि आपको केवल एक ही प्रश्न नहीं लिखना है, आपको बहुत सारे प्रश्न लिखने हैं। ठीक है, और किस पे कितना वेटेज देना है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये पूरा बघेलखंड का पठार हुआ।
मैं इसी कड़ी में आगे वीडियो भी लाऊंगा और इस पर जो है इसकी PDF भी मैं जल्द अपलोड करूंगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि ये जो अपडेट हैं आपको मिलते रहें और आसानी से जो है आपको फ़ायदा होता रहे। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।